नमस्कार, मैं अनुराधा सिंह आपका स्वागत करती हूं द पब्लिक इंडिया समाचार में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने देश और दुनिया की उन बड़ी खबरों के साथ जो आम आदमी के जीवन पर डालती हैं असर। पीएम मोदी के सुझावों को राहुल गांधी ने उनकी नाकामी बताते हुए पीएम पर जबरदस्त राजनीतिक हल्ला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश चलाना अब पीएम मोदी के बस की बात नहीं रही। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के उपदेश उनकी नाकामी है। उन्होंने कहा कि जब जनता के लिए कुछ करने का मौका था तब पीएम मोदी चुनावों में व्यस्त थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी के बयानों को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री हर बार अपनी जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि पीएम मोदी ने 10 मई को जनता से त्याग मांगे। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में इस देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे, क्या न खरीदे, कहां जाए, कहां ना जाए। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब पीएम मोदी के बस की बात नहीं। यूपी में किसान यूरिया की कालाबाजारी से परेशान हैं और सरकार दावा कर रही है कि किसानों को यूरिया मिल रहा है, लेकिन वास्तव में यूरिया की कालाबाजारी अपने चरम पर है और स्वयं जिम्मेदार ऐसा काम कर रहे हैं। कम से कम बीती रात घटित घटना तो यही बता रही है। एक तरफ किसान अपनी फसल बचाने के लिए यूरिया के एक एक कट्टे को तरस रहा है और वहीं दूसरी तरफ सरकारी सिस्टम की नाक के नीचे हजारों बोरे यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। आखिर ये कैसा तंत्र है, ये कैसी निगरानी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसानों की मजबूरी अब माफियाओं की कमाई का जरिया बन चुकी है? बुलंदशहर में कृषि विभाग ने उस खेल का पर्दाफाश किया है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी संस्था पीसीएफ से जुड़े 1567 बोरे यूरिया को खुलेआम कालाबाजारी के लिए बेच दिया गया। किसान लाइन में खड़े रहे, खेत सूखते रहे, लेकिन खाद माफिया ट्रकों में भरकर यूरिया दूसरे जिलों तक पहुंचाते रहे। अनूपशहर गंगा पुल पर जब गैर जिलों के ट्रकों की संदिग्ध लोडिंग की सूचना मिली तो कृषि विभाग की टीम एक्टिव हुई और 3 ट्रकों को पकड़ लिया। खुलासा हुआ कि सरकारी रेट 286 रुपए प्रति बोरा वाली यूरिया को 400 रुपए में खरीदा गया और फिर मोटे मुनाफे के लिए रामपुर और संभल भेजा जा रहा था। अब सवाल सीधा है, क्या बिना सिस्टम की मिलीभगत के इतनी बड़ी कालाबाजारी संभव है? किसान रो रहा है, माफिया कमाई कर रहा है और सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है। पहले जो पकड़े गए थे वो उसने जो है उसको पहचान लिया और पुलिस वालों से बताया कि ये जो है इस गाड़ी से जो है ये हमारा जो है मालिक भाग रहा है। इसके बाद पुलिस ने जो है उसको जो है करीब 5-6 किलोमीटर पुल से आगे जाके संभल जिले से 5-6 किलोमीटर दूर जाके उसको पकड़ के लाए। फिर उसके द्वारा जो है ये कबूला गया कि हाँ वहाँ पे पीसीएफ के 2 स्टाफ थे, उन्होंने हमारी गाड़ी जो है लदवाई। उस बेकायदे उस दोनों कर्मचारियों को उसने नाम बताया। उसने बताया कि उसमें जो है जो गोदाम प्रभारी हैं जो है डीएस पीसीएफ जो है उनका नाम बताया उसने। इसके बताया कि एक राघव जी जो है वहाँ पे उसके कीपर हैं उनका नाम बताया। तो ये हुआ कि नहीं वो दिखाओ कैसे, तो कहा नहीं सर मैंने इनको पैसा भी जो है क्यूआर कोड जो है अपनी मोबाइल से डाला गया। फिर उनकी मोबाइल को जो है देखा गया तस्कर के, तो वो बेकायदे जो है क्यूआर कोड लेके और बेकायदे उन दोनों की चैटिंग हुई है और बेकायदे जो है उसने क्यूआर कोड से जो है इनको जो है पैसा जो है वो किया है, भेजा है। करीब 2 लाख जो है उससे क्यूआर कोड से भेजा है और 5,25,000 उसने जो बोला कि मैं आज कैश दिया। कितने बैग कितने रुपए का इन्होंने खरीदा और एक्चुअल रेट कितना? इसका एक्चुअल रेट जो है 266 रुपये 50 पैसे है, मगर इन लोगों ने उस तस्कर को जो है 400 रुपये में एक बोरी बेचा था। क्या कार्रवाई की? अब इसमें आगे विधिक कार्रवाई हो रही है और जो है अभी इनके ऊपर जो है एफआईआर कराई जाएगी और 3/7 का इसमें जो है मुकदमा लगेगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल, डीजल और गैस का कम इस्तेमाल करने की अपील पर तंज कसते हुए भाजपा सरकार को देश के लिए सबसे बड़ा संकट बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही सरकार को आर्थिक हालात और पाबंदियों की याद आ गई, जबकि चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं ने जमकर संसाधनों का इस्तेमाल किया। सपा प्रमुख ने महंगाई, गिरते रुपये,
बेरोजगारी और विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और जनता अब इसका जवाब देने के लिए तैयार है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि चुनाव खत्म होते ही पीएम मोदी को संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी तो $5 ट्रिलियन की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी। लगता है भाजपा सरकार के हाथ से लगाम पूरी तरह छूट चुकी है। डॉलर आसमान छू रहा है और देश का रुपया पाताल में जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि सोना न खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि जनता तो वैसे भी 1.5 लाख तोले का सोना नहीं खरीद पा रही है। भाजपाई ही अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हैं। हमारी बात गलत लग रही है तो लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक पता कर लीजिए या फिर अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक। अखिलेश यादव ने तंज भरे लहजे में कहा है कि वैसे सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई हैं। भाजपाइयों ने चुनाव में जो हजारों चार्टर हवाई यात्राएं करी, वो क्या पानी से उड़ रही थी? वो क्या होटलों में नहीं ठहर रहे थे या सिलेंडर की फोटो लगाकर खाना बना रहे थे? भाजपाइयों ने चुनाव में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही प्रचार क्यों नहीं किया? सारी पाबंदियां जनता के लिए ही हैं क्या? इस तरह की अपील से तो व्यापार, कारोबार, बाजार में मंदी या महंगाई की आशंका की वजह से डर के साथ घबराहट, बेचैनी, निराशा फैल जाएगी। सरकार का काम अपने अकूत संसाधनों का सदुपयोग करके आपातकालीन हालातों से उबरना होता है, भय या फिर अफरा तफरी फैलाना नहीं। सपा प्रमुख ने कहा कि अगर सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो भाजपा ही अपनी नाकामयाबी स्वीकार करें, देश को बर्बाद न करें। वैसे भी इन हालातों की असली वजह विदेश नीति के मामले में देश की परंपरागत गुट निरपेक्षता की नीति से भाजपा सरकार का हटकर कुछ गुटों के पीछे कुछ खास वजहों से और दबावों की वजह से चलना है। इसका खामियाजा देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और मंदी की मार के रूप में भुगतना पड़ रहा है। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के बहुचर्चित टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और उनके निजी सचिव संजीव लाल की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। ये दोनों आरोपी करीब 2 साल से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान आलम के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल मई 2024 से ही हिरासत में हैं। उन्होंने ट्रायल की कार्यवाही में हो रही देरी का भी जिक्र किया, जिसकी वजह से ईसी द्वारा बार बार दायर की जा रही सप्लीमेंट्री चार्जशीट को उन्होंने बताया। संजीव लाल ने भी इन्हीं आधारों पर जमानत याचिका दाखिल की थी। मामला टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। ईडी ने इस मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके ओएसडी संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इससे पहले 6 मई 2024 को ईडी ने रांची में बड़े पैमाने पर छापेमारी की थी। इस दौरान संजीव लाल के सहायक जहांगीर आलम के आवास से तकरीबन 32.2 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। वहीं संजीव लाल के आवास से 10.5 लाख रुपए और उनके सचिवालय स्थित कार्यालय से 2.3 लाख रुपए बरामद हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में लागू हुए 4 नए लेबर कोड पर आपत्ति जताते हुए इसे मजदूरों के हितों के लिए एक बहुत बड़ा झटका बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना किसी सलाह के 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार विधानसभा चुनाव खत्म होने का इंतजार करती रही और इसके बाद 8 और 9 मई 2026 को गैजेट अधिसूचना जारी करके 4 मजदूर विरोधी ब्रह्म संहिताओं को लागू कर दिया। भारत के करोड़ों मजदूरों के लिए ये संहिताएं हायर एंड फायर की नीति ला रही हैं। नए नियमों के तहत मूल वेतन कुल पारिश्रमिक का 50% या उससे अधिक होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इससे कर्मचारियों के लिए हाथ में आने वाले वेतन में भारी कमी देखने को मिलेगी। वेतन की एक जटिल और एकल परिभाषा ने वेतन संरचना को पूरी तरह से उलट-पुलट कर दिया है, जिससे भत्ते कम हो गए हैं और भारी भ्रम पैदा हो गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों पर अतिरिक्त लागतों और डिजिटल अनुपालन का नया बोझ उनके अस्तित्व के लिए एक चुनौती बन गया है। न्यूनतम वेतन सुरक्षा में कृषि मजदूरों और घरेलू सहायकों को शामिल नहीं किया गया है।
खड़गे ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता 2020 का जिक्र करते हुए कहा है कि संहिता में कार्यस्थल पर सुरक्षा को नियोक्ता का अनिवार्य कर्तव्य मानने के बजाय उसे सिर्फ व्यवसाय की एक अतिरिक्त लागत खर्च बना दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में बनी टीवीके सरकार के गठन के बाद कांग्रेस पार्टी 55 वर्षों से अधिक समय के बाद तमिलनाडु सरकार में वापसी करने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि 5 विधायकों के समर्थन के बदले टीवीके ने कांग्रेस को 2 मंत्री पद आवंटित करने का फैसला किया है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान नई सरकार ने शपथ ली, जहां विजय ने तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। तमिलनाडु में कांग्रेस का मंत्रिमंडल में प्रवेश राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण क्षण है, जहां कई सरकारों में डीएमके की लंबी समय से सहयोगी होने के बावजूद पार्टी दशकों तक मंत्री पद से वंचित रही। 2006 में जब डीएमके ने कांग्रेस और पीएमके के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई, तो कांग्रेस को 34 सीटें जीतने के बावजूद राज्य मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तमिलनाडु के एआईसीसी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक गिरीश चोंडकर ने पुष्टि की कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा अभी जारी है। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि कांग्रेस के मंत्री तुरंत शपथ लें। मंत्रिमंडल में किन विधायकों को शामिल किया जाएगा, इस पर चर्चा चल रही है। अंतिम निर्णय दिल्ली में नेतृत्व कांग्रेस सूत्रों के अनुसार मेलूर विधायक पी विश्वनाथन और किलियूर विधायक एस राजेश कुमार मंत्री पद के लिए प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं। कोलकाता स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास ने अपने नागरिकों को एक बार फिर वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना अनजाने में भी भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने से सख्ती से बचने की सलाह दी है। आज चीन की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसके आधार पर चीनी नागरिकों को याद दिलाया गया है कि उन्हें भारत में प्रवेश करने से पहले भारतीय वीजा प्राप्त करना होगा। इसमें कहा गया है कि नेपाल भारत एक खुली सीमा है, जिसमें अपेक्षाकृत कम सीमा चिन्ह है, जिससे आकस्मिक सीमा पार करने का खतरा बढ़ जाता है, खास तौर पर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में यात्रा करने वाले चीनी नागरिकों के लिए। इसमें यह भी कहा गया है कि वैध भारतीय वीजा के बिना उन्हें भारतीय सीमा सैनिकों या पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है। वाणिज्य दूतावास ने चेतावनी दी कि भारत अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को कड़ी सजा देता है, चाहे प्रवेश जानबूझकर हो या अनजाने में। अवैध रूप से प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेकर न्यायिक अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। ऐसे में 2 से 8 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यहाँ तक कि जमानत मिलना भी मुश्किल होगा। नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल हुआ ये कि आज सुबह तुर्की एयरलाइंस की एक एयरक्राफ्ट के पहियों में लैंडिंग के दौरान आग लगने की घटना सामने आई। इस घटना से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं घटना के बाद एयरपोर्ट को लगभग 98 मिनट के लिए बंद कर दिया गया। घटना काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जहां लगभग 98 मिनट तक सेवा ठप रहने के बाद फ्लाइट ऑपरेशंस फिर से शुरू किए गए। द काठमांडू पोस्ट के अनुसार नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी के सहायक प्रवक्ता ज्ञानेंद्र भोल के मुताबिक एयरक्राफ्ट के दाहिने मेन लैंडिंग गियर में आग लगने के बाद एयरपोर्ट सुबह 6:34 तक बंद कर दिया गया था। फ्लाइट ऑपरेशन सुबह 8:12 बजे से फिर से शुरू हुए। घटना के दौरान एयरलाइन का वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट टैक्सीवे ब्रावो पर फंस गया था। एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि लगभग 30% एयरक्राफ्ट रनवे पर ही रहे, जबकि बाकी 70% टैक्सीवे पर खड़े रहे। इसकी वजह से अधिकारियों को सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट सेवाएं रोकनी पड़ी। नेपाली मीडिया ने एयरपोर्ट ऑफिस के हवाले से बताया कि एयरक्राफ्ट में कुल 288 लोग सवार थे, जिनमें 11 क्रू मेंबर थे। शुरुआती जानकारी से पता चला है कि एयरक्राफ्ट के दाहिने मेन लैंडिंग गियर के एक टायर में आग लग गई थी। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा है कि एआई मोबाइल डेटा विस्फोट जैसी क्रांति लाएगा और उससे ऊर्जा की खपत में तेजी से वृद्धि होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए गौतम अडानी ने कहा कि 1 दशक पहले कुछ ही लोगों ने भारत में मोबाइल डेटा के विस्फोट के पैमाने की कल्पना की थी, लेकिन जैसे ही स्मार्टफोन किफायती हुए, नेटवर्क का विस्तार हुआ, डेटा की कीमतें गिरी और खपत में जबरदस्त उछाल आया। अडानी समूह के चेयरमैन ने कहा है
AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी किसी तरह की वृद्धि लाएगा, लेकिन वृद्धि कहीं अधिक ऊर्जा खपत करने वाली होगी। डेटा सेंटर की क्षमता जिसके 2030 तक 5 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है, 2047 तक लगभग 75 गीगावाट तक बढ़ सकती है। इसलिए भारत को अभी से तैयारी करनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत आम परिवारों, फैलते सक्रिय कारखानों, इलेक्ट्रिक वाहनों और विस्तार की प्रतीक्षा कर रहे लाखों छोटे व्यवसायों के लिए विकास कर रहा है। अडानी समूह के प्रमुख ने कहा कि भारत में एक बड़ा फायदा यह है कि हम जो कुछ भी बनाएंगे उसकी मांग पहले से ही मौजूद होगी। हमारे सामने चुनौती है ऐसी क्षमता का निर्माण करना जो मांग के साथ तालमेल बिठा सके। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के फौरन बाद अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्यार की गूंज हमेशा ज्यादा होती है लिखकर सनसनी फैला दी है। त्रिशा कृष्णन ने आज अपनी एक तस्वीर फैंस के साथ शेयर करते हुए ये बात लिखी है। वो तस्वीर में ब्लू रंग की सिल्क साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। उनकी साड़ी पर गोल्डन जरी का बॉर्डर है। 43 वर्षीय अभिनेत्री 10 मई को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई थी। इस दौरान उनकी साथ उनकी मां उमा कृष्णन भी मौजूद थी। समारोह के लिए त्रिशा ने गोल्डन रंग की साड़ी के साथ क्रीम कलर का ब्लाउज पहना था। त्रिशा कृष्णन अपनी अभिनय क्षमता, स्क्रीन प्रेजेंस और लंबे समय तक स्टारडम बनाए रखने के कारण दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उन्होंने कई फिल्मों में विजय के साथ स्क्रीन शेयर किया है। उन्होंने 1999 में तमिल फिल्म जोड़ी में एक छोटे किरदार से अभिनय की शुरुआत की थी। 2002 में रिलीज मोनम पेसियादे में वह पहली बार मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आई थी। इसके बाद उन्होंने सामी, गिल्ली, आरू, उनक्कुम, एनक्कुम, वर्षम, नुवोस्तांटे, नेनोंग ताना, अथाडू, आडावरी, मातालाकू, अर्धालू, वेरुले और कृष्णा जैसी फिल्मों से लोकप्रियता हासिल की। त्रिशा कृष्णन ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म खट्टा मीठा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वह आखिरी बार मणिरत्नम निर्देशित फिल्म ठग लाइफ में नजर आई थी। मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने का सपना टूट चुका है। रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मिली हार के साथ ही टीम के लिए अंतिम 4 में पहुंचने के सभी दरवाजे बंद हो गए हैं। हम आपको क्रिकेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो 5 कारण बताते हैं जिसके चलते इस सीजन एमआई की लुटिया डूबी। सूर्य कुमार का खराब फॉर्म पड़ा भारी। आईपीएल 2026 में सूर्य कुमार यादव रनों के लिए तरसते नजर आए। सूर्य कुमार की खराब फॉर्म का असर मुंबई इंडियंस में प्रदर्शन में भी दिखा। 11 पारियों में सूर्य कुमार ने अब तक सिर्फ 195 रन बनाए हैं और उनका बल्लेबाजी औसत महज 17.72 का रहा। सूर्य कुमार आईपीएल 2026 में अब तक सिर्फ एक अर्धशतक ही लगा सके हैं। विकेट के लिए तरसे बुमराह। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी अटैक की जान कहे जाने वाले जसप्रीत बुमराह के लिए यह सीजन किसी बुरे सपने की तरह गुजर रहा है। बुमराह 11 मुकाबलों में अब तक सिर्फ 3 ही विकेट निकाल सके हैं और उनका इकोनॉमी भी 8.51 का रहा है। एमआई गेंदबाजी में बुमराह पर काफी हद तक निर्भर है और उनका निराशाजनक प्रदर्शन टीम की असफलता का बड़ा कारण रहा। हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी। आईपीएल 2026 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी भी सवालों के घेरे में रही। हार्दिक खुद बल्ले और गेंद दोनों से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके। इसके साथ ही सही प्लेइंग 11 और गेंदबाजी में बदलाव करने को लेकर भी हार्दिक के फैसले मुंबई इंडियंस के पक्ष में नहीं गए। 8 मुकाबलों में हार्दिक ने सिर्फ 4 विकेट चटकाए, जबकि बल्ले से उन्होंने 146 रन बनाए हैं। मुंबई इंडियंस को इस सीजन एक अच्छे स्पिनर की कमी साफ तौर पर खली। अल्लाह गजनफर उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी नजर आई। गजनफर अहम मौकों पर विकेट चटकाने में नाकामयाब रहे। इसके साथ ही वो बीच के ओवरों में बल्लेबाजों पर दबाव भी नहीं बना सके। मिचेल सैंटनर का चोटिल होना भी एमआई को बहुत भारी पड़ा। कमजोर नजर आया मिडिल ऑर्डर। मुंबई इंडियंस का मिडिल ऑर्डर इस सीजन काफी कमजोर नजर आया। सूर्य कुमार के साथ साथ हार्दिक, नमन और विल जैक्स जैसे बल्लेबाजों का प्रदर्शन भी काफी निराशाजनक रहा। वहीं सलामी बल्लेबाज के तौर पर इस सीजन रेयान रिकेल्टन और रोहित शर्मा भी कोई खास छाप नहीं छोड़ सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने घोषणा की है कि यूक्रेन ने रूस को कैदियों की अदला बदली के लिए 1000 कैदियों की लिस्ट सौंपी है। राष्ट्रपति की प्रेस सर्विस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दोनों देश 1000 के बदले 1000 कैदियों की अदला बदली की तैयारी कर चुके हैं। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रूस के साथ लड़ाई खत्म होनी चाहिए और भरोसेमंद सुरक्षा की गारंटी भी मिलनी चाहिए। रूस और यूक्रेन शुक्रवार को 3 दिन के सीज फायर और 1000 कैदियों की अदला बदली पर राजी हुए। इस बीच दोनों देशों ने रविवार को ही एक दूसरे पर 3 दिन के घोषित
सीज फायर को तोड़ने का आरोप लगाया। सिन्हा के अनुसार रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि यूक्रेनी सेना ने पिछले 24 घंटों में सीज फायर का 16,071 बार उल्लंघन किया। मंत्रालय ने कहा कि रूसी सेना ने सीज फायर उल्लंघन का जवाब उसी तरह दिया। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, आर्टिलरी और मोर्टार पोजीशन के साथ साथ कमांड पोस्ट और ड्रोन लॉन्च साइट्स पर जवाबी हमले किए। शनिवार को मंत्रालय ने कई इलाकों में 8,970 सीज फायर उल्लंघन की भी रिपोर्ट दी। यूक्रेनी अधिकारियों ने रविवार को कहा कि सीज फायर के बावजूद पूरे यूक्रेन में रूसी हमलों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। यूक्रेनी आर्म फोर्सेस के जनरल स्टाफ ने एक बयान में कहा कि रूसी सेना ने रविवार को यूक्रेनी ठिकानों पर 60 बार हमला किया। बता दें, रूस और यूक्रेन ने शुक्रवार को विक्ट्री डे सेलिब्रेशन के दौरान शनिवार से सोमवार तक 3 दिन के सीज फायर पर सहमति जताई थी।